वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर होगा ये 140 और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एक और नया कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बनाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड मैप की प्रैक्टिस करते रहिएगा ज्योग्राफी के प्रश्नों के लिए। ठीक है, विश्व का मानचित्र देखना आना चाहिए आपको और किसी भी देश का। तो इससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पर कवर कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया को। अब साउथ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर है यूरोप और उसके बाद है एशिया। ठीक है, 7 महाद्वीप हैं दुनिया के। इम्पोर्टेंट है, सभी से क्वेश्चन बनते हैं। अब किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं साउथ अमेरिका से? ठीक है, उसी तरह के बन सकते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया के बने थे। जैसे कि यह है साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका। सबसे पहले तो ठीक है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ज़्यादातर क्रम यही रहता है, या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर। अब ये देखिए, इसके कुछ कंट्री हैं, मतलब देश हैं। वेनेजुएला है, कोलंबिया है, ये इक्वाडोर है, पेरू है, बोलीविया है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है। ठीक है, यहाँ कुछ कंट्री हैं। अब इस मैप को देखो जरा। इसके राइट साइड में, मतलब पूरब की ओर एक पानी का टब है और पश्चिम की ओर एक पानी का टब है। इधर वाले का नाम है अटलांटिक ओशन और इधर वाले का नाम है पैसिफिक ओशन, यानी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। अब इसमें भी यदि हम देखें तो ये पूरा अटलांटिक का पानी है, इधर ये पूरा पैसिफिक प्रशांत का पानी है। अब इसमें भी अगर देखें तो ये हो गया साउथ अटलांटिक ओशन और ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक ओशन। उसी तरह से ये भी साउथ नॉर्थ पैसिफिक ओशन और ये हो गया साउथ पैसिफिक ओशन। अब और किस तरह के प्रश्न? ठीक है, इन देशों की राजधानियों का उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए क्रम। ठीक है, यहाँ कोई नदी बहती होगी, ठीक है, उस पर प्रश्न होगा कि वो डेल्टा बनाती है, एस्चुरी बनाती है, और अपना जल विसर्जन प्रशांत महासागर की तरफ करती है या अटलांटिक महासागर की तरफ करती है। और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? एग्जामिनर की सोच कहाँ तक जाती है? कोई लैंडलॉक्ड कंट्री है क्या इस कॉन्टिनेंट में? जैसे कि बोलीविया है, पराग्वे है, ये लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड कंट्री यानी स्थलबद्ध देश ऐसे होते हैं जो किसी सागर या महासागर से सीमा नहीं बनाते। कुछ देशों की सीमाएं अटलांटिक महासागर से लगती होंगी, इधर पश्चिम वालों की प्रशांत महासागर से लगती होंगी। ये प्रश्न होगा। ठीक है, और क्या क्या प्रश्न हो सकता है? कोई बड़ी यहाँ पर्वत श्रृंखला होगी, मान लीजिए एंडीज है यहाँ, उस पर प्रश्न होगा। किन किन देशों में फैली है, उस पर हो सकता है। और ग्रासलैंड पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उन पर प्रश्न हो सकता है। जैसे कि ये ग्रासलैंड है, देखो इसके। ठीक है, लानोज है। ठीक है, लानोस है सबसे नॉर्थ में, सबसे उत्तर में। उसके नीचे आ जाओगे तो सेल्वास, उसके नीचे दक्षिण की तरफ चलो तो ग्रांड चाको, ग्रांड चाको नीचे चलोगे थोड़ा तो पंपास आ जाएगा। ठीक है, ये पूछ सकता है पेंटागोनिया का पठार कौन से देश में है। अब ये कौन सा देश है? ये चिली है, ये अर्जेंटीना है, तो मेनली पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में है। इसी तरह के प्रश्न जो है इसमें होंगे। ठीक है, और कैपिटल, कैपिटल से भी प्रश्न हो सकते हैं। कोलंबिया की बोगोटा हो गई, पेरू की लिमा हो गई, इक्वाडोर की क्योटो हो गई, चिली की सैंटियागो, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। ठीक है, ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया। ठीक है, एक फॉकलैंड आइसलैंड यहाँ दिख रहा है, इस पर प्रश्न हो सकता है। कोई नदी यहाँ बहती होगी तो डेल्टा बनाती है, एस्चुरी बनाती है, उसके ऊपर प्रश्न होगा। यही सब होगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं एमसीक्यू में इसको स्टार्ट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। टेस्ट को थोड़ा वर्सटाइल बनाने के लिए क्वेश्चंस की कैटेगरी मैंने बांट दी है। ठीक है, जैसे कि 2 स्टेटमेंट वाले प्रश्न होंगे, 3 स्टेटमेंट वाले प्रश्न होंगे, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण के क्रम वाले प्रश्न होंगे, 4 में से कोई एक असत्य होगा, वो प्रश्न होंगे। कालानुक्रम तो इसमें चलेगा नहीं, तो वो नहीं ऐड किए हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है, और माउंट एंकाकागुआ एंडीज और दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा करेक्ट है इसमें? एंडीज जो कि साउथ अमेरिका में है, तो माउंट एंकाकागुआ एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी हो गई, तो दक्षिण अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी हो गई, और ये दक्षिण अमेरिका में ही है एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो करेक्ट हो गया दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसमें तो कथन कारण वाला भी बन सकता था। सी है इसका आंसर।
देखिए एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण की तक लगभग 7,000 किलोमीटर लंबी फैली है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला बनाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एंकाकागुआ, जो अर्जेंटीना में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, अमेजन नदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। इस बेसिन में पाए जाने वाले घने भूमध्य रेखीय वनों को सेल्वास कहा जाता है क्या? बिल्कुल, ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, और इसका भी आंसर 1 2 3 हो जाता है, 1 2 हो जाता है, यानी सी ऑप्शन। देखिए अमेजन नदी जो है पानी के घनत्व और अपवाह क्षेत्र के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी और लंबाई में दूसरी सबसे लंबी नदी है। लंबाई में पहली कौन सी? नील नदी। यहाँ के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को स्थानीय भाषा में सेल्वास कहते हैं, जिन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न, अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह विश्व का सबसे शुष्क अध्रुवीय यानी नॉन पोलर मरुस्थल है। यह मरुस्थल मुख्य रूप से पेरू और चिली के तटीय क्षेत्रों में विस्तृत है। पेरुवियन यानी हम्बोल्ट ठंडी जलधारा इसके निर्माण का एक प्रमुख कारण है। बिल्कुल, गर्म होती तो वर्षा करा देती ह्यूमिडिटी के कनेक्ट में आके, अब ठंडी है तो शुष्क मरुस्थल हो गया। बिल्कुल करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट, और प्रबल संभावना है इस प्रश्न की, क्योंकि 1 2 3 डी में ना होकर ए में है। ठीक है, ये 1 2 3 डी में ना होकर किसी और जगह हो, बी में हो, सी में हो, ए में हो, तो प्रबल संभावना हो जाती है 95% के ऊपर के सही हो जाएंगे तीनों दोनों स्टेटमेंट। देखिए अटाकामा मरुस्थल जो है उत्तरी चिली और पेरू में स्थित है। यहाँ दशकों तक बारिश नहीं होती, जिससे यह पृथ्वी का सबसे शुष्क क्षेत्र बनता है। प्रशांत महासागर की ठंडी हम्बोल्ट धारा इसके तटीय भाग में शुष्कता पैदा करती है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। एक छोटा सा अमाउंट है 199 का। ठीक है, फुल टेस्ट सीरीज PDF फॉर्मेट में मिलेगी। एक और क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। लानोस वेनेजुएला में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, और कैंपोस ब्राजील के उच्च भूभाग में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान है। ये दुनिया के जो घास के मैदान है इंपॉर्टेंट है, कौन सा उष्णकटिबंधीय कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय है, सब याद रखना। तो जैसे सवाना उष्णकटिबंधीय है, लानोस उष्णकटिबंधीय है, वैसे कैंपोस भी तो उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्णकटिबंधीय नहीं है। दूसरा वाला गलत है, पहला ही वाला सही है केवल। देखिए कथन एक सत्य है, लानोस वेनेजुएला कहाँ पर? वेनेजुएला देश में और कोलंबिया देश में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि कैंपोस दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान है, ये भी उष्णकटिबंधीय है, यानी दोनों के दोनों ट्रॉपिकल हैं। ये मुख्य रूप से ब्राज़ील, विशेष रूप से दक्षिणी भाग और उरुग्वे के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मैदान पशुपालन और कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, न कि शीतोष्ण। देखें मैप में, ये हैं वो घास के मैदान। ठीक है, लानोस तो देखो ऊपर की तरफ फैले हैं, बोलीविया, कंबोडिया, और सेल्वास कहाँ पर है? और पंपास मेनली अर्जेंटीना में। ठीक है, उसके ऊपर ग्रान चाको। चलिए अब आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। ग्रान चाको दक्षिण अमेरिका का एक दलदली और अर्धशुष्क मैदानी क्षेत्र है, जो कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अभी देखा था मैप में। पंपास जो है अर्जेंटीना का एक प्रमुख शीतोष्ण यानी टेम्परेट घास का मैदान है, जिसे अर्जेंटीना का हृदय भी कहा जाता है। तो पंपास था अर्जेंटीना में। पंपास क्षेत्र में अल्फा अल्फा नामक पोषक घास उगाई जाती है। ये MPPCS का बड़ा फेवरेट प्रश्न है, पिछले 12 वर्षों में 2-3 बार पूछा है कि अल्फा अल्फा क्या है। झील है, नदी है, घास है, तो अल्फा अल्फा घास है। तीनों के तीनों करेक्ट हैं ये, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। प्रबल संभावना है कि 1 2 3 बी में है, तो सही हो जाएगा। देखिए ग्रान चाको जो है ब्राज़ील में, पराग्वे में और अर्जेंटीना में फैला वन्यजीव और कृषि क्षेत्र है। पंपास अर्जेंटीना का अत्यधिक उपजाऊ शीतोष्ण मैदान है, जहां अल्फा अल्फा घास के कारण पशुपालन और मांस उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है।
नंबर 6 पर आ जाइए। दक्षिण अमेरिका के भू आकृतियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब कुछ प्रश्न 4 से 5 प्रश्न जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले चलेंगे, मतलब 4 में से कोई एक गलत होगा। देखिए, पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है एक ठंडा और वृष्टि छाया मरुस्थल है, यानी रेन शेडो में है, तो इसलिए शुष्क पड़ गया वो, क्योंकि वर्षा ही नहीं होती है। यह मरुस्थल मुख्य रूप से चिली में स्थित है। ये एक फैक्ट है, किसी और देश में होगा तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। एंडीज पर्वतमाला इसके पश्चिम में अवरोधक का काम करती है और यह अटलांटिक महासागर की ओर ढालू पठार के रूप में है। पेंटागोनिया मरुस्थल, पहला स्टेटमेंट जो है, दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट की बात कर रहा है। पेंटागोनिया मरुस्थल एक ठंडा और वृष्टि छाया मरुस्थल है, करेक्ट हो गया। यह मरुस्थल पूरी तरह से चिली में नहीं है, मुख्यतः अर्जेंटीना में है। ठीक है, तो दूसरा वाला गलत हो गया। एंडीज पर्वतमाला इसके पश्चिम में स्थित है, अवरोधक का काम करती है, ठीक है, और अटलांटिक महासागर की ओर ढालू पठार के रूप में है। यह अटलांटिक महासागर की ओर ढालू पठार के रूप में है, तो ये भी करेक्ट हो गया। यहाँ इनकरेक्ट जो है वो दूसरा हो गया। ये था ना, देखो पेंटागोनिया, ये है ना पेंटागोनिया, पेंटागोनिया ये है, तो ये तो अर्जेंटीना है, ये अर्जेंटीना है। और ढालू देखो अटलांटिक महासागर की तरफ ढालू पठार के रूप में। एंडीज पर्वतमाला पश्चिम में देखो अवरोधक के रूप में भी कार्य कर रही है। ठीक है, एंडीज मेनली चिली में फैला है, इधर देखो ना, ये अर्जेंटीना है, तो यहाँ है पेंटागोनिया ढालू पठार के रूप में, किधर अटलांटिक महासागर की तरफ। चिली की जो वो है एंडीज पर्वतमाला, वो अवरोधक के रूप में काम कर रही है। ठीक है, चूंकि मेनली चिली में ना होकर अर्जेंटीना में है, तो यही वाला गलत हो गया, यही आंसर हो गया। देखिए, पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है मुख्य रूप से वो अर्जेंटीना में स्थित है, ना कि चिली में। यह एंडीज पर्वतमाला के पूर्व में, एंडीज पर्वतमाला इधर है तो पूर्व इधर हो गया, तो ये भी ठीक हो गया। ठीक है, पूर्व में स्थित होने के कारण एक वृष्टि छाया यानी रेन शेडो एरिया है ये, और ठंडा मरुस्थल है। अगला प्रश्न, दक्षिण अमेरिका के देशों और उनकी सीमाओं के बारे में कौन सा कथन गलत है? ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मैप में भी दिख रहा है, बड़ा है। ब्राज़ील की सीमा दक्षिण अमेरिका के सभी देशों से लगती है या मिलती है, ऐसा हो सकता है क्या? इक्वाडोर और चिली की सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती, और फ्रेंच गुयाना फ्रांस का एक ओवरसीज यानी समुद्र पारीय क्षेत्र है। देखिए, दूसरा ही गलत होगा यहाँ पर, तो इक्वाडोर और चिली की सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती। हो गए ना, हो गए। बी और सी में से विरोधाभासी प्रश्न, तो बन गया आंसर आराम से। जब साफ साफ बोल दिया है सी में, लेकिन वो तो आपको पता कैसे चलेगा कि बी सही है सी सही है? पढ़ने के बाद पता चलेगा ना, मैप देखने के बाद। देखिए, ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश जरूर है, लेकिन इसकी सीमा सभी देशों से नहीं लगती। दक्षिण अमेरिका के 2 देश इक्वाडोर और चिली की सीमाएं ब्राज़ील से स्पर्श नहीं करती, तो सी वाला स्टेटमेंट सही है। बाकी सभी देशों की सीमाएं इससे लगती हैं। ठीक है, इक्वाडोर और चिली की सीमाएं ब्राज़ील से नहीं लगती। नहीं लगती हैं क्या? हम भी तो देखें, नहीं लगती हैं क्या? देखिए, ब्राज़ील से लगती है पेरू की, इक्वाडोर ये है छोटू सा, इसकी नहीं लग रही, क्योंकि बीच में कोलंबिया का स्थल और पेरू की लैंड आ जाती है। ठीक है, और चिली से भी नहीं लगती, क्योंकि बोलीविया की लैंड बीच में आ रही है, पराग्वे भी घेरे हुए, इधर से अर्जेंटीना घेरे हुए, तो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। इंपॉर्टेंट है टिटिका, कई बार प्रश्न बना एग्जाम्स में। ठीक है, मेराकेबो झील वेनेजुएला में स्थित एक बड़ी पेट्रोलियम समृद्ध झील या खाड़ी है। एंजल जलप्रपात ओरोनिको नदी की सहायक नदी कैरोनी पर स्थित है। टिटिकाका झील पूरी तरह से पेरू देश के भीतर स्थित है। अब गलत, इतने एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपने की है, बताओ इसमें से कौन सा करेक्ट गलत लग रहा है? क्या लिखा है? टिटिकाका झील पूरी तरह से पेरू देश के भीतर स्थित है, यही गलत है। ठीक है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर है ये लेक टिटिकाका। इस पर प्रश्न भी बनाओ। सबसे ऊंची विश्व की दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ठीक है, माराकेबो झील वेनेजुएला में स्थित एक बड़ी पेट्रोलियम समृद्ध या खाड़ी झील है। एंजल जलप्रपात जो है ओरोनिको की सहायक नदी कैरोनी पर स्थित है। देखिए, वैसे तो जो एंजल जलप्रपात है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात, एंजल फॉल भी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, ये ओरेनिको की एक सहायक नदी है कैरोनी नदी।
कैरोनी की भी एक सहायक नदी है, उसका नाम है चुरुन रिवर, चुरुन नदी। तो ये चुरुन पे है बेसिकली, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में किताबों में कैरोनी भी सही कर दिया है, तो हम भी यहाँ कैरोनी सही कर देंगे। लेकिन जो अगर कैरोनी और चुरुन दोनों उसमें है ऑप्शन में, तो चुरुन ही लगाना। डी गलत है। देखिए टिटिकाका झील पूरी तरह से पेरू में नहीं है, बल्कि यह पेरू और बोलीविया की सीमा पर एंडीज पर्वतमाला के अल्टीप्लानो पठार पर स्थित है। तो यहाँ होगी टिटिकाका, पेरू और बोलीविया पर। ये टिटिकाका है बीच में, दिख रहा है वो ब्लैक सा स्पॉट, ये टिटिकाका है, दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका के खनिजों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए चिली का जो चुक्की माता है, चुक्की का माता पठार जो है विश्व की तांबा राजधानी यानी कॉपर कैपिटल कहलाता है। और वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा जो प्रमाणित कच्चा तेल का भंडार है यानी ऑयल रिजर्व है। ब्राज़ील का इतावेरा क्षेत्र स्वर्ण खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बोलीविया का पठार टिन के भंडारों के लिए जाना जाता है। इसमें तो अधिकतर फैक्ट ही हैं चारों के चारों स्टेटमेंट में, ये तो पता होगा तभी सही हो पाएगा अपना। देखिए दिल्ली का जो चुक्की का माता है वो पठार विश्व की तांबा राजधानी, ठीक है, कॉपर कैपिटल कहलाता है। ये फैक्ट है, जैसे कि लोअर पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी ने कुछ इस तरह के हल्के से फैक्ट कम कर दिए हैं 1-2 वर्षों में, लेकिन ऐसे पूछ लेता है एबीसीडी में, लेकिन ऐसे पूछेगा यूपीपीएससी थोड़ा टफ करके, ठीक है, 4-4 चीज़ें पूछेगा एक ही क्वेश्चन में, जैसे सेट किया है क्वेश्चन। देखिए वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चा तेल यानी ऑयल रिजर्व है, ये भी ठीक है। ब्राज़ील का जो इतावरा क्षेत्र है वो स्वर्ण खनन के लिए नहीं, वो है आयरन ओर के लिए, लोह अयस्क के लिए, ये गलत हो गया, यही आंसर हो गया। और बोलीविया का जो पठार है वो टिन के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, तो सी है इसका आंसर। ब्राज़ील का जो इतावरा क्षेत्र है वो सोने के लिए नहीं बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले लोह अयस्क यानी आयरन ओर के भंडार और खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के पठार को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। इस पठार में अत्यधिक समृद्ध खनिज भंडार है जिनका केवल आंशिक रूप से दोहन किया जाता है, जिनमें लोह अयस्क, टिन, तांबा और पायरोक्लोर जिससे फेरोनोबियम प्राप्त होता है, और बॉक्साइट शामिल है। इसमें ग्रेनाइट, मैग्नीज, एस्बेस्टस, सोना, रत्न, क्वार्ट्ज, टेंटेनम और चीनी मिट्टी भी महत्वपूर्ण मात्रा में है। लेकिन मेनली जो ये है वो किस लिए है? आयरन ओर के लिए है, ब्राज़ील का इतावेरा क्षेत्र। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। जलवायु और वनस्पति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ब्राज़ील की ही बात हो रही होगी, सॉरी दक्षिण अमेरिका की बात हो रही होगी। देखिए भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से गुजरती है। मकर रेखा चिली यानी यह है 23.5 डिग्री, दक्षिण अक्षांश रेखा यह है 0 डिग्री रेखा। तो मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से गुजरती है। केब्राचो कुल्हाड़ी तोड़ कठोर लकड़ी का वृक्ष सेल्वास वनों में पाया जाता है। ग्रान चाको क्षेत्र में क्रेबाचो के वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं। देखिए बिल्कुल ग्रान चाको क्षेत्र में क्रेबाचो के वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं। और ये जो ग्रान चाको है वो शुष्क है, ठीक है। सेल्वास तो ऊपर रह गए ना, ये करेक्ट हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया, ये करेक्ट, ये करेक्ट, तो इसका सी है आंसर। केब्राचो कुल्हाड़ी तोड़ कठोर लकड़ी का वृक्ष सेल्वास वनों में नहीं पाया जाता, ये तो शुष्क वनों में पाया जाता है, ठीक है। सेल्वास तो ऊपर रह गए, ये है ग्रान चाको। यहाँ की जलवायु अलग है, यहाँ की अलग है, ठीक है। ये शुष्क है पूरा। देखिए केब्राचो जिसका अर्थ कुल्हाड़ी तोड़ने वाली लकड़ी होता है, अमेज़न के सेल्वास वनों में नहीं बल्कि ग्रान चाको के शुष्क वनों और सवाना क्षेत्रों यानी अर्जेंटीना और पराग्वे में पाया जाता है, और इससे टैनिन नामक रसायन निकाला जाता है।
अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की निम्नलिखित राजधानियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में रखना है। उत्तर से दक्षिण के क्रम में, नॉर्थ टू साउथ रखिए। चलिए, कौन कौन सी हैं? बोगोटा है, ब्यूनस आयर्स है, लीमा है, सेंटियागो है। इसमें मत देखो कोई, उसमें है भी नहीं कैपिटल। देखिए, बोगोटा किसकी कैपिटल है? कोलंबिया की कैपिटल है। ब्यूनस आयर्स किसकी है? अर्जेंटीना की है। लीमा किसकी है? चिली की, सॉरी पेरू की है लीमा। और सेंटियागो किसकी है? चिली की है। तो रख दीजिए, अब पता चल गया। तो मैप देखो, रखो। ठीक है, इक्वाडोर तो है नहीं, तो पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। तो 1 और 3 हो गया, जहाँ जहाँ नहीं है उसको हटा दीजिए, या तो उत्तर ए है या बी है। उसके बाद आ जाएगी अर्जेंटीना की कैपिटल यानी ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की कैपिटल यहाँ पर है, और चिली की सेंटियागो जो है वो यहाँ पर है। चिली की जो कैपिटल है वो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से जस्ट दक्षिण में है, ठीक दक्षिण में। तो सबसे दक्षिण में जो है चिली की कैपिटल होगी सेंटियागो, यानी उसके बाद दूसरा हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा, यानी 1 3 2 4 ए है इसका आंसर। देखिए, यदि मानचित्र पर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलें तो सबसे उत्तर में आ जाएगी कोलंबिया की कैपिटल बोगोटा। ठीक है, उसके दक्षिण में आ जाएगी पेरू की कैपिटल लीमा। उसके दक्षिण में आ जाएगी ब्यूनस आयर्स जो कि है अर्जेंटीना की कैपिटल, और सबसे दक्षिण में है सेंटियागो जो है चिली की कैपिटल। ठीक है, और अंतर देखो कितना कम है। ठीक है, 34 डिग्री साउथ में और 34 डिग्री 33.4 डिग्री, छोटा सी अंतर है बिल्कुल। लेकिन भौगोलिक अक्षांश पर मानचित्र पर सेंटियागो ब्यूनस आयर्स से थोड़ा दक्षिण की ओर पड़ता है। चलो, 12 प्रश्न। दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों का उत्तर से दक्षिण के क्रम में रखना है, मतलब नॉर्थ टू साउथ रखना है। तो ये तो हैं घास के मैदान। ठीक है, ये लैंड, ये है ग्रासलैंड। इसको तो हमने कई बार देखा है। सबसे ऊपर लानोज आ जाएगा, उसके नीचे सेल्वास आ जाएगा, उसके नीचे ग्रान चाको आ जाएगा, और सबसे नीचे पंपास आ जाएगा। किधर गया लानोस? जहाँ जहाँ नहीं है उसको हटा दीजिए। सबसे ऊपर लानोस आ जाएगा, उसके नीचे सेल्वास, उसके नीचे ग्रान चाको, उसके नीचे पंपास। ए है इसका आंसर। देखिए, मानचित्र पर सबसे उत्तर में ओरिनिको बेसिन के लानोस यानी वेनेजुएला है। उसके दक्षिण में भूमध्य रेखा पर अमेजन के सेल्वास हैं। उसके दक्षिण में उप उष्णकटिबंधीय ग्रान चाको हैं, और सबसे दक्षिण में है अर्जेंटीना के शीतोष्ण पंपास मैदान। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए एक बार और। लानोस वेनेजुएला में, उसके नीचे गुयाना उच्च भूमि है। ठीक है, उसके नीचे सेल्वास है, ग्रान चाको है, पंपास है। अगला प्रश्न क्या है? चिली के निम्नलिखित शहरों या स्थानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजा दीजिए। उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाने हैं। चिली तो इधर ही है, सबसे साउथ की तरफ, पश्चिम की तरफ, सॉरी। एरिका सबसे शुष्क स्थान चिली का। उसके बाद सेंटियागो जो उसकी कैपिटल है। उसके नीचे पुंटा एरेनास जो सुदूर दक्षिण का शहर है। तो पुंटा एरेनास को डिफाइन भी किया गया है कि वो सुदूर दक्षिण का शहर है, तो यही सबसे दक्षिण में होना चाहिए। ठीक है, बाल पराइजो प्रमुख बंदरगाह। तो तीसरा तो अपने को चाहिए ही चाहिए, पुंटा एरेनास। तो फोर्थ पर चाहिए ही चाहिए, फोर्थ पर चाहिए ही चाहिए। लीजिए, नहीं नहीं, इसके अलावा भी तो कुछ हो सकता है। 1 2 3 4 तो नहीं होगा भाई, यहाँ पे 1 2 3 4 तो नहीं होगा, क्योंकि पुंटा एरेनास सुदूर दक्षिण का शहर है, लेकिन उस शहर के दक्षिण में उससे भी तो कोई और चीज़ हो सकती है। सबसे पहले तो चलो एरिका ही है, सबसे शुष्क स्थान है सबसे उत्तर में। अब इसके बाद क्या आएगा? एरिका। एरिका के बाद आ जाएगा बालपराइजो यानी चौथा। उसके बाद आ जाएगा सेंटियागो। उसके बाद आ जाएगा पुंटा एरेनास, सॉरी पुंटा एरेनास थर्ड में था। ठीक है, तो सही हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। हो गया अभी आराम से 1 4 2 3। देखिए, एरिका जो है बिल्कुल उत्तर में पेरू सीमा के पास अटाकामा मरुस्थल में स्थित है। बालपराइजो मध्य चिली का एक तटीय बंदरगाह है।
जो राजधानी सेंटियागो से थोड़ा उत्तर पश्चिम में पड़ता है उसके ठीक नीचे है सेंटियागो और पुंटा अरेनाज। मेगलन जल डमरू मध्य के पास दुनिया के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक। अब आ जाइए अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश केवल प्रशांत महासागर के साथ अपनी तटीय सीमा साझा करता है, अटलांटिक से नहीं? केवल प्रशांत महासागर के साथ, यानी ये इधर पैसिफिक है इधर अटलांटिक है, तो इधर वाला ही होगा कोई। ब्राज़ील तो हो नहीं सकता, देखो ब्राज़ील की अटलांटिक से लगी है, और अर्जेंटीना की भी नीचे से अटलांटिक से लगी है, ये भी नहीं होगा। कोलंबिया, कोलंबिया का यहाँ जो है कैरेबियाई है, कैरेबियाई सागर है, और ये कैरेबियाई जो है अटलांटिक का ही है, तो इससे लगी है। चिली हो जाएगा इसका, पूरी तरह से पैसिफिक। किधर गया, ये है चिली, पूरी तरह से प्रशांत महासागर। बी है इसका आंसर। देखिए चिली प्रशांत महासागर के तट पर एक लंबी पट्टी के रूप में फैला है, जैसे आपने इमेज में देखा, जिसकी सीमाएं केवल प्रशांत महासागर से लगती हैं। कोलंबिया की सीमा प्रशांत और कैरेबियन सागर दोनों से लगती है, ठीक है, कैरेबियन सागर अटलांटिक का ही हो गया। अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमाएं केवल अटलांटिक से लगती हैं। अब आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश केवल अटलांटिक महासागर के साथ अपनी सीमा बनाता है, यानी इधर वाला कोई होगा वो। अगर पेरू होगा तो पेरू तो होगा नहीं, चिली होगा तो चिली को भी एलिमिनेट कर दो, पेरू को एलिमिनेट कर दीजिए। इक्वाडोर है, ये भी देखो इधर पैसिफिक से लगा हुआ है, तो इक्वाडोर भी नहीं होगा। कोलंबिया भी पैसिफिक से लगा हुआ है, कोलंबिया भी नहीं होगा। उरुग्वे हो जाएगा, किधर गया भाई उरुग्वे, ये है उरुग्वे, पूरी तरह से अटलांटिक। देखिए उरुग्वे जो है दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है, और इसकी सीमा जो है, इसकी पूरी समुद्री सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। पेरू और इक्वाडोर प्रशांत महासागर के तट पर स्थित हैं, जबकि कोलंबिया दोनों तरफ सीमा बनाता है। उसमें केवल पूछा था। चलिए 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न क्या है, दक्षिण अमेरिका का उस एकमात्र देश का नाम बता दीजिए जिसकी तटीय सीमा प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन और कैरेबियन सागर यानी अटलांटिक महासागर के भाग, यानी प्रशांत से भी लगती है और अटलांटिक से भी लगती है। अटलांटिक जो है वो मतलब कैरेबियन वाले से लगती है, कैरेबियन से लगती है, कैरेबियन जो है अटलांटिक का ही है। यहाँ होना चाहिए कोई वो फिर ऊपर, ठीक है, जिसकी तटीय सीमा प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर दोनों से लगती है। तो ये तो है इक्वाडोर, ये तो केवल पैसिफिक ओशियन से लगता है। वेनेजुएला, ये है वेनेजुएला, ठीक है, ये पूरी तरह से केवल अटलांटिक में, ये प्रशांत तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। कोलंबिया, कोलंबिया की होने की संभावना है क्योंकि प्रशांत महासागर से भी लग रहा है कोलंबिया, और ये जो है कैरिबियन से भी लग रहा है, कैरिबियन जो है अटलांटिक का है, तो ये सही हो गया। अच्छा पनामा भी हो सकता था, पनामा यहाँ कहीं है, मध्य अमेरिका का है, लेकिन पनामा मिडिल अमेरिका का, जैसे पनामा हो गया। देखो जैसे दक्षिण अमेरिका है ना, मैप में लेके जाता हूँ इसको, देखिए वर्ल्ड मैप को, जैसे ये साउथ अमेरिका है वैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, एक बीच में जो है ये मध्य अमेरिका बोलते हैं इस जगह को। इसमें बहुत सारे देश हैं, इसमें पनामा है, ग्वाटेमाला है, होंडुरास है, बेलीजे है, ठीक है, अल सल्वाडोर है, ये सारे के सारे और भी एक दो देश हैं, ये सब जो है मध्य अमेरिका में स्थित हैं। तो जो पनामा है ना, पनामा की सीमा अटलांटिक से भी लगती है और प्रशांत से भी लगती है, लेकिन पनामा यहाँ उत्तर नहीं होगा क्योंकि पनामा एक मध्य अमेरिका का देश है और अपन कवर कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका को, ठीक है। मध्य अमेरिका कॉन्टिनेंट नहीं है, वो बोलने वाली बात है बस कि ये जगह जो है मध्य अमेरिकी देश है। तो पनामा को हम इसलिए हटा देंगे, कोलंबिया लगा देंगे, क्योंकि पनामा जो है वो मध्य अमेरिका का देश है। देखिए कोलंबिया जो है वो दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम में स्थित है, और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है और उत्तर में कैरिबियन सागर यानी अटलांटिक महासागर है। नोट, यहाँ पनामा जो है मध्य अमेरिका का भाग माना जाता है, ना कि विशुद्ध दक्षिण अमेरिका का, इसलिए वो एलिमिनेट हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने भू आबद्ध यानी लैंड लॉक्ड देश हैं? बताइए। स्टार्टिंग में जो मैंने इस पूरी वीडियो का प्रीव्यू दिया था छोटा सा 3 मिनट का, उसमें सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो 2 ही लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, कितने हैं? केवल 2 ही हैं। कौन कौन से हैं? एक तो बोलीविया है और पराग्वे है। और लैंड लॉक्ड कंट्री स्थलबद्ध देश कौन से होते हैं? जिनकी सीमा सागर या महासागर से नहीं लगती। देखो कहीं नहीं लग रही है, चारों तरफ से दूसरे देशों की जो लैंड है उनको घेरे हुए हैं।
भूमि। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में केवल 2 देश पूर्णतः भू आबद्ध। हिंदी में कई तरह के पर्यायवाची का यूज़ करेगा, भू आबद्ध लिख देगा, स्थल अवरुद्ध लिख देगा, स्थल रुद्ध लिख देगा, लेकिन अंग्रेजी में हमेशा एक रहेगा लैंडलॉक्ड। ठीक है, जिनके नाम है बोलीविया और पेरू। शेष सभी देशों की सीमाएं समुद्र या महासागर से लगती हैं। 18वें नंबर का प्रश्न है, बोलीविया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसी बोलीविया के बारे में बात हो रही है, जो कि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा भू आबद्ध देश है। तो 2 ही तो भू आबद्ध हैं, पराग्वे है, बोलीविया है। तो बोलीविया पराग्वे से तो बड़ी है बोलीविया, ठीक हो गया पहला वाला। इसकी सीमाएं पेरू, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली से लगती हैं। यानी 5 देश इसने गिनवा दिए दूसरे स्टेटमेंट ने। तो बोलीविया की सीमा ब्राज़ील से लग रही है, पराग्वे से भी लग रही है, नीचे अर्जेंटीना से लग रही है, ये चिली है, इससे भी तो लग रही है, और इधर पूरा फैला है ब्राज़ील, पेरू से भी लग रही है। तो दूसरा और पहला दोनों के दोनों करेक्ट हो गए। सी है इसका आंसर। अब इसका वो नहीं करूँगा, क्या ही पढ़ना जब सब कवर हो गया तो क्यों एक्सप्लेन करना, टाइम वेस्ट करना। चलिए देखिए, रियो डी प्लाटा एस्चुरी यानी ज्वालामुख का निर्माण किन नदियों के संयुक्त तंत्र द्वारा होता है। ये देखो उरुग्वे के नीचे एक छोटा सा जो खांचा दिख रहा है ना, ये है रियो डी प्लाटा, रियो डीला प्लाटा। अब रियो डीला प्लाटा जो है, एक तो देखो ये उरुग्वे नदी हो गई, और ये पराना हो गई। पराना अमेजन को बोलते हैं यहाँ, पराना, उरुग्वे, और एक और आ रही है ऊपर से, पराग्वे। तो पराना, उरुग्वे, पराग्वे, ये जो है सी हो गया इसका आंसर। देखिए पराना, पराग्वे और उरुग्वे नदियाँ, ये नदियाँ तो पहले से बहती होंगी, ठीक है, इन्हीं के नाम पर यहाँ देशों के नाम पड़ गए। दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ये नदियाँ अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। देखो इधर की तरफ खुल रहा है इनका मुँह, और वहाँ एक विशाल एस्चुरी बनाती हैं जिसे रियो डी ला प्लाटा कहा जाता है, और इसी के तट पर ब्यूनस आयर्स स्थित है, अर्जेंटीना की जो कैपिटल है। ये है ना अर्जेंटीना, इसकी कैपिटल ये है, देखो ब्यूनस आयर्स। ओरिनिको नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ये मुख्य रूप से वेनेजुएला और कोलंबिया में बहती है, और विश्व प्रसिद्ध जो एंजल फॉल है वो इसी ओरिनिको नदी पर स्थित है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि जो विश्व प्रसिद्ध एंजल जलप्रपात है वो ओरिनिको की एक सहायक नदी है, कैरोनी। कैरोनी की भी एक सहायक नदी है, चुरुन, उस पर है। तो दूसरा वाला गलत है। कभी कभी कैरोनी सही हो जाता है, लेकिन जो परफेक्ट आंसर है वो चुरुन नदी है। ओरिनिको जो है दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी है, और इसके बेसिन में लानोस घास के मैदान हैं। विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है एंजल जलप्रपात, एंजल फॉल वेनेजुएला में है, वो दक्षिण अमेरिका में, ठीक है, चुरुन नदी पर स्थित है। जो चुरुन है वो कैरोनी नदी की सहायक नदी है, और ये जो कैरोनी है वो ओरिनिको नदी की सहायक नदी है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण अमेरिका में पूरी तरह से ब्राज़ील देश के भीतर बहती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। पराना नदी, मदिरा नदी, ओरिनिको नदी या साओ फ्रांसिस्को नदी। कौन सी है वो जो पूरी तरह से ब्राज़ील में बहती है। ठीक है, ब्राज़ील है इधर की तरफ, फिर इधर ही जो है अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, वो है साओ फ्रांसिस्को रिवर, साओ फ्रांसिस्को नदी। साओ फ्रांसिस्को नदी ब्राज़ील के पूर्वी हिस्से की एक अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है, जो पूरी तरह से ब्राज़ील की सीमाओं के भीतर प्रवाहित होती है, जबकि अमेज़न या पराना कई देशों से होकर गुजरती है। चलिए 22वां प्रश्न, एंडीज पर्वतमाला किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो एंडीज वही है जो हिमालय है, यानी यंग फोल्ड माउंटेन, सी है इसका आंसर। देखिए एंडीज पर्वतमाला का निर्माण जो है प्रशांत महासागरीय प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट के आपस में टकराने से हुआ है। यह हिमालय और रॉकीज़ की तरह एक नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है, यानी न्यू फोल्ड माउंटेन है, न्यू फोल्ड माउंटेन है। देखिए एक प्लेट इधर से टकराई, एक प्लेट इधर से टकराई, घर्षण हुआ तो मिट्टी ऊपर उठी 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 और पर्वत श्रृंखला बन गई। एक रात में नहीं बन गई, कई सौ वर्ष लगे।
हजारों। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला यानी इक्वाडोर में स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी यानी एक्टिव वोल्केनो में से एक है? माउंट क्लिमंजारो, माउंट क्राकाटोआ, माउंट विसुवियस या माउंट कोटोपैक्सी। इक्वाडोर इधर की तरफ था, देखा होगा आपने। ठीक है, क्या है इसका आंसर? माउंट कोटोपैक्सी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला पर स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध और सक्रिय वलित ज्वालामुखी पर्वत है। विसुवियस इटली में है, विसुवियस इटली में है यानी यूरोप में। और क्लिमंजारो तंजानिया में है और क्राकटुआ इंडोनेशिया में है। सब याद रखना, सारे इंपॉर्टेंट है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके फुल टेस्ट सीरीज आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी। आ जाइए, ओजस डेल सलाडो के संदर्भ में सही कथन है। यह अमेजन नदी का उद्गम स्थल है। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। यह वेनेजुएला का एक प्रमुख तेल क्षेत्र है। यह ब्राज़ील का सबसे ऊंचा पठार है। तो अमेजन नदी का उद्गम स्थल नहीं है ये, ना ही प्रमुख तेल क्षेत्र है, ना ब्राज़ील का सबसे ऊंचा पठार है। वो तो आपको पता ही चल गया ना, ब्राज़ील का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। ओजस डेल सलाडो तो विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। बी है इसका आंसर। देखिए, ओजस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर समुद्र तल से 6,893 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, यानी वर्ल्ड हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में स्थित है और कैरेबियन सागर से एक संक्रिय जलमार्ग द्वारा जुड़ी है, जिसे अक्सर एक लैगून या खाड़ी भी माना जाता है? ये झील है, टिटिका का नहीं है ये, पेरू बोलीविया की सीमा पर है वो। तो ये है मराकेबो झील, लेक मराकेबो। बी है इसका आंसर। देखिए, वेनेजुएला में स्थित मराकेबो झील एक बड़ी खारे पानी की लैगून जैसी झील है। उत्तर में कैरेबियन सागर से जुड़ती है। यह दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। 26वां प्रश्न है, बोलीविया पठार पर स्थित वह कौन सी झील है जो हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग पूरी तरह से सूख चुकी है? वैसे तो पेरू और बोलीविया पर टिटिकाका भी है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है बोलीविया के पठार पर स्थित वो कौन सी झील है जो हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी तरह से सूख चुकी है। टिटिकाका तो नहीं सूखी, वो तो एक नौगम्य झील है सबसे ऊंची। यह है पुपोआ झील, लेक पोपो। बी है इसका आंसर। देखिए, पोपो झील बोलीविया के आल्टीप्लानो जो कि पठार है उस पर स्थित एक उथली और खारे पानी की झील है, जो टिटिकाका झील से निकलने वाली देसागुआदेरो नदी से पानी प्राप्त करती थी। यह वाष्पीकरण और पानी के अत्यधिक दोहन के कारण आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से सूख चुकी है। कभी एरल झील भी हरी भरी हुआ करती थी, ठीक है, वो भी सूख गई है पूरी तरह से। एरल कहाँ पर है? कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान की सीमा पर। चलिए, एक और है, गैलापागोस द्वीप समूह या गैलापागोस आइलैंड प्रशांत महासागर में स्थित है। यह दक्षिण अमेरिका के किस देश के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? ये देखो, यह है साउथ अमेरिका, और इसके पश्चिम की तरफ चलेंगे प्रशांत महासागर, ये है गैलापागोस। और ये जो इक्वाडोर है, जूम मार के दिखाया गया है, इसी के प्रशासनिक नियंत्रण में दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के प्रशासनिक नियंत्रण में है गैलापागोस आइलैंड। तो डी है इसका आंसर। देखिए, गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के पास स्थित द्वीपों का एक समूह है, जो अपनी अनूठी जैव विविधता और चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। इस पर इक्वाडोर का अधिकार है। ठीक है, ये देखिए गैलापागोस, ठीक है, इक्वाडोर का अधिकार है यहाँ इस पर।
यानी ये जो पैसिफिक है यहाँ कहीं होगा गैलापागोस। ये है देखो गैलापागोस, ये है इक्वाडोर। चालीस मिनट तक हो गया है टेस्ट। चलिए मैप में समय तो लगता ही है। देखिए दक्षिण अमेरिका के सुदूर दक्षिण छोर पर स्थित द्वीप समूह को मुख्य रूप से अलग करने वाले जलडमरूमध्य यानी स्ट्रेट को क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका के सुदूर दक्षिणी छोर पर स्थित द्वीप समूह को मुख्य भूमि से अलग करने वाले जलडमरूमध्य का क्या नाम है? जिब्राल्टर जलडमरूमध्य, मैगेलन जलडमरूमध्य, मक्कासर या बेरिंग जलसंधि? जिब्राल्टर भी इम्पोर्टेंट है, बेरिंग भी इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछे एग्जाम में, लेकिन यहाँ उत्तर है मैगेलन जलडमरूमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ मैगेलन। मैगेलन जलडमरूमध्य दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि और तिएरा डेल फुएगो द्वीप समूह के बीच स्थित एक नौगम्य मार्ग है जो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। एक जिब्राल्टर बड़ा पूछा गया एग्जाम में, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकरा जलमार्ग है जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, जिब्राल्टर। और एक बेरिंग जलसंधि है, स्ट्रेट ऑफ बेरिंग, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकरा जलमार्ग है ये बेरिंग जलसंधि। तो बेरिंग जलसंधि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ रही है, और जिब्राल्टर अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। ये है देखो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, छोटा सा संकरा, अटलांटिक महासागर को जोड़ रहा है ये भूमध्य सागर से, ठीक है। और किन दो कॉन्टिनेंट को अलग कर रहा है, बीच में इसका पानी आ गया तो दो महाद्वीप अलग हो गए ना, एक तो यूरोप अलग हो गया और अफ्रीका अलग हो गया। अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और किन दो महासागरों के पानी को जोड़ रहा है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के पानी को जोड़ रहा है। इसलिए बोलते हैं कि बीच में मिट्टी के बीच में पानी आ गया तो दो महाद्वीप अलग कर दिए, और इस जगह का पानी, वैसे तो सब सारा पानी एक ही है, पूरा नाम बना दिए हैं इंसानों ने, ठीक है, तो इसको जोड़ रहा है, इनको अलग कर रहा है। अब आ जाइए 29वां प्रश्न, 30 प्रश्न में कवर हो जाएगा पूरा ये। चलिए, दक्षिण अमेरिका के किस क्षेत्र को कॉफी का घर कहा जाता है और साओ पोलो स्थित फजेंडा क्या है? अर्जेंटीना के घास के मैदान, ब्राज़ील के कॉफ़ी के बागान, कोलंबिया के पर्वतीय वन, वेनेजुला के लानोज मैदान। देखिए कॉफ़ी का घर अमेरिका के किस क्षेत्र को कॉफ़ी का घर कहा जाता है और साओ पोलो स्थित फजेंडा क्या है? तो ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान है ये, बी है इसका आंसर। देखिए ब्राज़ील जो है दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बड़े बड़े खेतों या बागानों को स्थानीय भाषा में फजेंडा कहा जाता है, याद रखना, MPPCS में कई बार प्रश्न बना है। और साओ पोलो को विश्व की कॉफ़ी मंडी और सेंटोस बंदरगाह को कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है। अक्सर जो है जब कॉफ़ी मंडी पूछा जाता है तो सेंटोस बंदरगाह लगा देते हैं, और कॉफ़ी पोर्ट पूछा जाता है तो साओ पोलो लगाते हैं, ठीक है। जबकि साओ पोलो जो है वो विश्व की कॉफ़ी मंडी है, और विश्व का कॉफ़ी पोर्ट है वो है सेंटोस बंदरगाह। और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बड़े बड़े खेतों और बागानों को क्या कहा जाता है स्थानीय भाषा में? फजेंडा। 3 प्रश्न है यहाँ पर, ये याद रखिएगा इनको। अंतिम प्रश्न है, फॉकलैंड द्वीप समूह या फॉकलैंड आइलैंड को लेकर किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक विवाद रहा है? तो फॉकलैंड को लेकर एक तो दक्षिण अमेरिका का एक देश है और दूसरा है यूके, यूनाइटेड किंगडम है, और है अर्जेंटीना। सी है इसका उत्तर। देखिए फॉकलैंड द्वीप समूह, फॉकलैंड आइलैंड दक्षिण अटलांटिक महासागर, साउथ अटलांटिक ओशियन में अर्जेंटीना के तट पर स्थित है। इस पर प्रशासनिक नियंत्रण और संप्रभुता जो है वो यूके की है, ब्रिटेन की है, लेकिन अर्जेंटीना इस पर अपना दावा पेश करता है, जिसके कारण दोनों में 1982 में युद्ध भी हुआ था। तो यह है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और ये अटलांटिक में एक जगह है, ये जो है ये है फॉकलैंड। अब इस फॉकलैंड में भी जो है
ये है वेस्ट फॉकलैंड और ये है ईस्ट फॉकलैंड। ठीक है, तो ब्रिटिश अंग्रेजों के प्रशासनिक नियंत्रण में एक तरह से देखा जाए ब्रिटेन के। ठीक है, इसमें देखो ये है साउथ अमेरिका, और ये जो है ना ये जगह ये है फॉकलैंड, ये अर्जेंटीना है। इस पर दावा जो है यूके भी करता है। तो 30 प्रश्न में हमने ये साउथ अमेरिका को कवर कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, और इनको भी कवर कर देंगे। ठीक है, ये एक महाद्वीप नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड। एक ये हो गया। ठीक है, तो 2 कवर हो गए, 5 बचे। 1 2 3 4 और 5, इस पे तो कम ही प्रश्न होंगे। चलिए